आप सभी को झारखंडी जोहार। आप देख रहे झारखंड से जुड़े ताबड़तोड़ खबरें, रहे एक कदम सबसे आगे। प्रतिदिन खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हम लोग खबरों की ओर। नए साल पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री, 65 करोड़ की दारू गटक गए लोग। नए साल के मौके पर झारखंड में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। हजारीबाग में धारदार हथियार से मारकर युवक की हत्या। डीजे पर फरमाइशी गाना बजाने को लेकर हुई थी लड़ाई। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग में गुरुवार की देर रात एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना हजारीबाग शहर के इंद्रपुरी चौक क्षेत्र की है। इधर शुक्रवार को आक्रोशित परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और सड़क जाम कर दिया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और आवागमन को भी बाधित कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ने रोड जाम कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मृतक की पहचान मंडई खुर्द निवासी सूरज कुमार राणा के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि गांव में डीजे बजाकर रात के समय कुछ युवक डांस कर रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में पहुंचे अन्य युवकों ने विशेष गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया था। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। वहीं इलाज के बाद लौटने के दौरान सूरज कुमार राणा पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सूरज को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं इस घटना में कुलदीप सोनी और छोटू गोप भी घायल हुए हैं। इनका इलाज फिलहाल रांची के एक अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इधर लोहा सिंघना थाना प्रभारी निशांत किरकट्टा ने बताया कि कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नए साल पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री, 65 करोड़ की दारू गटक गए लोग। नए साल के मौके पर झारखंड में शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में लगभग 65 करोड़ रुपए के शराब की बिक्री का अनुमान है। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि 3 दिनों में बिक्री 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच रही है। उन्होंने कहा कि मांग के अनुरूप पूरी बिक्री नहीं हो पाई है। सर्वाधिक बिक्री 31 दिसंबर को हुई है, जब पूरे राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। यह पिछले साल 31 दिसंबर की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल 31 दिसंबर को 27 करोड़ 52 लाख रुपए और 30 दिसंबर को 16 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। 2 दिन में कुल मिलाकर 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बिक्री हुई थी। 1 जनवरी को भी अनुमानित 18 से 19 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। हालांकि इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। इन 3 दिनों में कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 करोड़ रुपए ज्यादा रही है। पिछले वर्ष इसी मौके पर 3 दिनों में लगभग 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। रांची में 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक लगभग 10 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। नए साल के अवसर पर राज्य में 2 दर्जन से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके अलावा लगभग 30 बार और रेस्टोरेंट को एक्सटेंशन काउंटर की अनुमति दी गई थी, जिससे निर्धारित समय से 2 घंटे ज्यादा शराब बिक्री की जा सकी। धनबाद में नए साल की रात लगी दुकानों में आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जली, 20 लाख का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से घटना की आशंका। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के निराशा बाजार के पास फुटपाथ पर स्थित 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में आग लग गई। नए साल की रात भीषण आग की चपेट में आकर दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की इस घटना में अनुमानित 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। प्रभावित दुकानों में 3 चिकन मुर्गे की दुकान, 3 होटल खाने पीने की दुकानें, 1 सैलून, 3 फल दुकानें और 3 कपड़ों की दुकानें शामिल है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग की सूचना मिलते ही डीबीसी मैथन, CISF फायर ब्रिगेड और MPL की एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। CISF की तत्परता से आसपास की अन्य दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। घटना के बाद दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। एक दुकानदार ने बताया कि उन्हें रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। उनके अनुसार उन्हें 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि दमकल की गाड़ी समय पर पहुंचती तो कई दुकानें बचाई जा सकती थीं। एक कपड़ा दुकानदार ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा कपड़ा और सामान जल चुका था। उन्हें 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इंटर कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी, 50,000 छात्रों को राहत। अब सभी स्टूडेंट्स करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। वित्त रहित और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में नामांकन को लेकर फंसे करीब 50,000 छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा विभाग जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगा। इसके बाद साल 2025-27 सत्र के लिए निर्धारित सीटों से अधिक नामांकन लेने वाले इंटर कॉलेजों में छात्रों का रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। राज्य के वित्त रहित इंटर कॉलेजों में विज्ञान और कला दोनों संकायों की सीटें बढ़ाई जाएंगी।
संभावना जताई जा रही है कि विज्ञान की तुलना में कला संकाय में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। 2025 से 27 सत्र में करीब 40 वित्त रहित इंटर कॉलेजों ने निर्धारित सीमा से ज्यादा नामांकन लिया था। नियमानुसार प्रति संकाय 128 सीटों पर नामांकन होना था, लेकिन कई कॉलेजों में 3 से 5 गुना तक एडमिशन ले लिया गया है। इन संस्थानों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अनुमति मिलने की उम्मीद से नामांकन किया था। हालांकि 18 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद जैक ने अब तक अनुमति नहीं दी थी। इससे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया था। अब सीट बढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। जैक का अध्यक्ष नटवा हांसदा ने बताया कि शिक्षा विभाग को छात्रों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट भेजी गई थी और सीट बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के बदलाव के खिलाफ 5 जनवरी को कांग्रेस का आंदोलन। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में किए गए बदलावों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन के तहत 5 जनवरी को मोहराबादी के बापू वाटिका से लेकर लोक भवन तक एक रैली निकाली जाएगी। रैली के समापन स्थल लोक भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अगुवाई में राज्य भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। मनरेगा बचाओ अभियान रैली के नाम से यह आंदोलन होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजू भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पेट्रोल पंप पर दर्दनाक हादसा, कार ने युवक को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा हो गया। पेट्रोल लेने के दौरान एक वैन ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की है। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। झारखंड में 2 दिनों तक ठंड से मिलेगी थोड़ी राहत। गढ़वा समेत 9 जिलों में सुबह छाएगा कोहरा। 4.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में नए साल के शुरुआत में ठंड से थोड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद ठंड फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब क्षेत्र के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण वायुमंडल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका प्रभाव उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर देखा जा रहा है। यही सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड के मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पछुआ हवा कमजोर पड़ गई है। इससे अत्यधिक ठंड का असर कुछ कम होगा। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड का गुमला जिला सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और गुनगुनी धूप रहेगी। हालांकि संथाल और कोल्हान के कुछ जिलों में सुबह के वक्त कुहासा रह सकता है, पर धूप निकलने के बाद वह साफ हो जाएगा। शुक्रवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कोहरा छा सकता है। गुमला में युवक ने युवती को कुल्हाड़ी से काटा, मौत। शव के 2 टुकड़े कर दिए, एक आंख भी निकाल दी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोनों। गुमला के गुरदारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आमती पानी इलाके में युवक ने एक युवती की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी है। आरोपी ने महिला के शरीर पर कई वार किए हैं, शव के 2 टुकड़े कर दिए और एक आंख भी निकाल दी है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। मृतका की पहचान असिका कुमारी उर्फ पूजा 19 वर्षीय के रूप में की गई है। आरोपी का नाम बुद्धेश्वर असुर बताया जा रहा है। दोनों आदिम जनजाति समुदाय से हैं। दोनों जंगल में लकड़ी लाने गए थे और इसी दौरान यह घटना हुई है। जंगल में ही किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। गुस्से में आकर बुद्धेश्वर ने अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से असिका पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहीं मौजूद रहा। इधर सूचना मिलते ही गुरदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बुद्धेश्वर असुर को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ पाए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी 3 जनवरी को साहिबगंज सदर अस्पताल में देंगे ओपीडी सेवा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आगामी 3 जनवरी को साहिबगंज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सुबह 11 बजे सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रदान करेंगे। ओपीडी के दौरान मंत्री स्वयं मरीजों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा आवश्यक उपचार भी करेंगे। आम नागरिक इस अवसर पर सीधे स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं शिकायतें रख सकेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जन सेवा उनकी प्राथमिकता है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जनता के बीच रहकर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सदर अस्पताल में किसी प्रकार की कमी या खामी पाई जाती है तो उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए
ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ओपीडी के दौरान वे अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से भी बातचीत करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों को सम्मान और विश्वास देना आवश्यक है। पलामू में 2 साल का बच्चा अंकुश घर के बाहर खेलते समय लापता, पिता ने दर्ज कराई शिकायत। पलामू के पणवा थाना क्षेत्र में 2 साल का बच्चा घर से गायब हो गया। बच्चे के पिता प्रमोद कुमार मेहता 23 वर्षीय ने बताया कि उनका बेटा अंकुश कुमार करीब 12 दिन पहले घर के आसपास खेल रहा था, लेकिन तब से वह घर नहीं लौटा है। पिता ने बताया कि बच्चे को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। अंकुश कुमार सांवला रंग का है, लगभग 2.5 फीट लंबा है, बाल काले भूरे और 2 साल का है। वह मम्मी पापा बोल सकता है। अंकुश कुमार ने उस समय स्वेटर और इनर पहना था, नीचे शरीर नंगा था, गले में लाल धागे से बजरंगबली का लॉकेट और हाथ में चांदी का कंगन पहना हुआ था। बच्चे के पिता ने पंडुआ थाना में आवेदन देकर अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। पुलिस ने लापता बच्चे के मामले में जांच शुरू कर दी है। 13 लाख किसानों को नहीं मिला नुकसान का पैसा, खरीफ का 21 करोड़ अटका। 57,000 किसानों ने नहीं कराया रबी का बीमा। झारखंड में फसल बीमा योजना किसानों के लिए भरोसे का जरिया बनने के बजाय अब चिंता का कारण बनती जा रही है। खरीफ धान और मक्का 2024 में हुए नुकसान का करीब 21 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम अब तक नहीं मिला है, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा हुआ है। इसका सीधा असर रबी फसल बीमा पर भी पड़ा है। रबी 2024-25 में जहां 1,75,000 किसानों ने बीमा कराया था, वहीं रबी 2025-26 में यह संख्या घटकर 1,18,000 रह गई है। यानी करीब 57,000 किसानों ने बीमा से दूरी बना ली है, जबकि खेती का रकबा कम नहीं हुआ है। राज्य में रबी की खेती करीब 10 लाख हेक्टेयर में होती है। इस सीजन में आलू, सरसों, चना और गेहूं को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। योजना धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और खूंटी जिलों में लागू है। इसके बावजूद किसानों का भरोसा कमजोर पड़ा है। खरीफ 2024 में लगभग 13 लाख किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित रहा, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। राज्य में कुल खरीफ खेती लगभग 28 लाख हेक्टेयर में होती है, जिसमें करीब 20 लाख किसान शामिल हैं। योजना के तहत 30% से कम नुकसान पर क्लेम नहीं मिलता। इससे ज्यादा होने पर पंचायत प्रखंड स्तर पर आकलन किया जाता है। इसमें जियो टैगिंग के जरिए रिपोर्ट तैयार होती है। योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। जिला स्तरीय कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। रिपोर्ट का सत्यापन कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। जानकारों के अनुसार जनवरी में राशि जारी होने की संभावना है, जिसके 15 दिन के भीतर किसानों के खातों में पैसा पहुंच सकता है। गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर पलामू में गिरफ्तार। सोना कारोबारी पर फायरिंग का था प्लान, विदेश में रची गई थी साजिश। प्रिंस खान के शूटर शाहरुख अली को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख अली के पास से एक विदेशी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। गिरफ्तार शूटर पलामू के मेदिनीनगर में सोना कारोबारी पर फायरिंग करने वाला था। फायरिंग की साजिश कुवैत में रची गई थी, जिसमें शाहरुख अली का भांजा मोहम्मद आतिफ भी शामिल है। इसकी पुष्टि पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने की है। दरअसल पलामू पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी क्रम में एक बाइक सवार को रोका गया था। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर बाइक सवार को पकड़ लिया। बाइक सवार के पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद किया गया है। बाइक सवार युवक की पहचान शाहरुख अली के रूप में की गई है। शाहरुख अली मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के पहाड़ी मोहल्ला का रहने वाला है। शाहरुख ने पुलिस को बताया कि वह प्रिंस खान के कहने पर सोना कारोबारी रंजीत सोनी की दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला था। दरअसल पलामू में सोना कारोबारी रंजीत सोनी से गैंगस्टर प्रिंस खान ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 25 दिसंबर को प्रिंस खान के 2 शूटर मोहम्मद नाजिम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद प्रिंस खान ने शाहरुख खान से संपर्क किया था। शाहरुख खान सोना कारोबारी रंजीत सोनी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला था। सिमडेगा में सड़क हादसा, 1 की मौत। दुकान से लौटते वक्त बाइक सवार ने मारी टक्कर, 7 साल का बेटा सहित 2 जख्मी। रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सिमडेगा जिले से है, जहां बुजगा निवासी 45 वर्षीय बुधू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह घटना तब हुई जब वे अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ दुकान से घर लौट रहे थे। एक अज्ञात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुधू सिंह और उनके बेटे दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत बसिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने बुधू सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनके 7 वर्षीय बेटे को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे घर ले गए हैं। इस दुर्घटना में टक्कर मारने वाला अज्ञात बाइक सवार भी घायल हो गया है और उसका इलाज कोनवीर अस्पताल में चल रहा है। बसिया थाना के एसआई संजय कुमार सिंह ने बुधू सिंह के शव को कब्जे में लेकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक 7 वर्षीय बेटा और एक 12 वर्षीय बेटी छोड़ गए हैं। बुधू सिंह खेतीबाड़ी का काम करते थे।
फास्टैग के लिए KYB प्रोसेस 1 फरवरी से खत्म होगी। वाहन मालिकों को बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बैंक खुद डेटा वेरीफाई करेंगे। 1 फरवरी 2026 से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYB नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कार के लिए KYB प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYB कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य फास्टैग एक्टिव होने के बाद होने वाली परेशानी को खत्म करना है। पहले यूजर्स को अक्सर शिकायत रहती थी कि टैग एक्टिव होने के बाद भी बैंक या अथॉरिटी की ओर से वेरिफिकेशन के नाम पर देरी की जाती है। नई गाइडलाइन के बाद अब फास्टैग को बार बार अपडेट करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अथॉरिटी के अनुसार KYB की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे जरूरत आधारित बना दिया गया है। अब सिर्फ KYB तभी मांगा जाएगा जब किसी फास्टैग के गलत इस्तेमाल, गलत तरीके से जारी होने या उसके लूज होने की कोई शिकायत मिलेगी। सामान्य तौर पर काम कर रहे फास्टैग के लिए अब किसी तरह के डॉक्यूमेंट की दोबारा मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में पेसा नियमावली लागू, अब ग्रामीणों को मिलेंगे अधिकार। झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी है। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अधिकार मिलेंगे। यह कानून हमारे जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का आधार है। इसके माध्यम से ग्रामीण अपने संसाधनों पर खुद निर्णय ले पाएंगे। स्वशासन की भावना भी सशक्त होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून हमारे पूर्वजों के संघर्ष और अधिकार भावना का प्रतीक है, जो ग्राम स्वराज के वास्तविक स्वरूप को साकार करेगा। सरकार का प्रयास होगा कि पेसा कानून से जुड़ी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे। इसके राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि हर ग्रामीण अपने अधिकारों को जान सके और उसका उपयोग कर सके। पति ने प्रेमिका संग पत्नी की हत्या का शव दफनाया, पास में फेंका कुत्ते का शव ताकि दुर्गंध आने पर न हो